फर्स्ट ईयर की क्लास में पिछले टर्न पर हमने परिभाषा बताई थी श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन की। दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है। एक अपन लोग जो सांस लेते हैं वो रेस्पिरेशन चैप्टर में मिलेगा। नोज माउथ से श्वसन जाके लंग्स में जाती है, लंग्स में कैसे एक्सचेंज होती है, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ये अलग टॉपिक है। अपन लोग पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती है, कोशिका के अंदर। वो पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ब्लड के साथ ये O2 जा रही है भोजन के साथ, भोज्य पदार्थों के साथ, कैसे कोशिका के अंदर पहुंचती है, कोशिका के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है। तो इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो अपन लोग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं वो वही जंतु में भी होती है, लेकिन अपन लोग इसका नाम रखे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। असर है कि नहीं? तो सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म माने क्रियाविधि। क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रियाविधि? परिभाषा के बाद प्रकाश संश्लेषण के जस्ट उल्टा समीकरण है। अब सबसे पहले अपन लोगों ने जो खाना खाया वो खाना किसके रूप में? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आया। ग्लूकोज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है ब्लड में मिल गया। ब्लड में मिल करके, चूंकि ब्लड अपने पूरे शरीर में मूवमेंट करता है, घूमता है, घूमते घूमते प्रत्येक कोशिका के टच में जाता है। जब ये कोशिका के अंदर पहुंचा, अगर जंतु की बात करो तो सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मुलाकात होगी। प्लांट्स की बात करो तो सेल वॉल, मिडिल लैमेला की बात क्या होगी? सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले कहां पर पहुंचा? ये कोशिका के अंदर। ये अर्धपारगमय झिल्ली है। ये कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमियल मेम्ब्रेन है, और सेमी परमियल का मतलब होता है जिस चीज की आवश्यकता होती है वही अंदर जाएगी। अंदर क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव। कोशिका, प्रत्येक कोशिका की कहानी है ये। कोशिका के अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इस झिल्ली में से होकर के, ये झिल्ली कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोशिका द्रव में ग्लूकोज पहुंच गया। असल है कोशिका द्रव में ग्लूकोज अर्धपारगमय झिल्ली से क्रॉस करके पहुंच गया। यहां से कहानी शुरू होगी। सेलुलर का मतलब सेल के अंदर क्या प्रोसेस होती। तो ये ग्लूकोज कोशिका के अंदर पहुंचा। कोशिका के अंदर जैसे ये घूमता रहेगा ग्लूकोज, सबसे पहले घूमते घूमते कोशिका द्रव में हजारों ग्लूकोज के अणु जा रहे हैं। इसके अंदर कोशिका द्रव के अंदर ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक एसिड के अणुओं में बदल जाएगा। पहला स्टेप है, एक ग्लूकोज का अणु किसमें बदल गया? 2 पायरुविक एसिड के अणु में बदल गया। ऐसे हजारों ग्लूकोज के अणु जा रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन एक का बता रहे हम आपको कि एक ग्लूकोज के अणु से टूटने से 2 अणु काय के बनते हैं? पायरुविक एसिड के। इस कहां बन रहे हैं? ये कोशिका द्रव। ये जो साइटोप्लाज्म है, यहां पर ग्लूकोज के अणु ने किसमें बदल दिया? 2 अणु 2 पायरुविक एसिड के कणों में। एक कण से कितने बन गए? 2 कण किसके बन गए? पायरुविक एसिड। इस बनने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये जो शब्द लिखा है, एक ग्लूकोज के अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस या EMP पाथवे, एम्बिडन मेयरहाफ पर्नस पाथवे, एम्बिडन मेयरहाफ पर्नस पाथवे या ग्लाइकोलिसिस जो बोलते हैं। ये क्रिया क्या है? फिर से सुन लो। ग्लूकोज भोजन से प्राप्त हुआ, ब्लड के साथ मिला, ब्लड से जाकर के कोशिका के अंदर प्रवेश किया। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज के अणु से 2 अणु पायरुविक एसिड बनने की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। यहाँ की बात, एक टॉपिक हुआ, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी केवल। अब पायरुविक एसिड बन गया, कहां घूम रहा है वो? कोशिका द्रव में। बात हो रहा है? अब यदि यहां से 2 रास्ताएं हैं। एक रास्ता तो वो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपन लोगों में, सब में, पेड़ पौधों में ऑक्सीजन पाई जाती है साइटोप्लाज्म में। ऑक्सीजन वाली स्थिति है वो कहां की ओर जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, यूकैरियोटिक सेल्स।
और प्रोकैरियोटिक सेल्स में चूंकि ऑक्सीजन नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह में विदाउट प्रोसेस होती है, तो वह जाएगी कहाँ पर, दूसरे सिरे में। तो पहले हम आपको बता रहे कि जिस यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप कोशिका में वह पायरुविक एसिड कहाँ की ओर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज पाई जाती है, ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक है अनाक्षी श्वसन और एक है ऑक्सी श्वसन, दो भाग हो गए। अनाक्षी श्वसन का मतलब विदाउट ऑक्सीजन की क्रिया होना, ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं श्वसन की, ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी श्वसन कहाँ होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है और एक ग्लूकोज के टूटने से अर्ध से एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखना। ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के टूटने से अर्ध से एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, अनाक्षी श्वसन में एक ग्लूकोज के टूटने से 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अभी हम किसकी बता रहे हैं, जिसमें अर्ध से एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी, ये हम बाद में कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन है ये जाकर के कहां पहुंच रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र, टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये टीसी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल है। कहाँ घूम रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है किसमें, जो यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब है वेल डेवलप कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगी, ना केंद्रक होगा, आपको पता है, तो वो चीज अलग है। पायरुविक एसिड में एक चीज और मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक ऊर्जा देने वाला होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में मिल जाएगा तो क्रिया और एक्टिव हो जाएगी। पायरुविक एसिड वो जाके सीधे कहां पहुंच जाए, 2 कण है ना, हमने बोला था ग्लूकोज के टूटने से 2 अणु पर किसके बनते हैं, पायरुविक एसिड। ये दोनों अणु जाकर के एसिटाइल कोएंजाइम में अलग अलग मिलेंगे और मिलकर के सीधे क्रेब चक्र, क्रेब चक्र कहां घूम रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये F1 पार्टिकल क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल में ये चेन चलती है, जिसको क्या बोलते हैं बोलो, क्रेब साइकिल, या इसी का नाम है टीसीए साइकिल। पहला कहां था, ग्लाइकोलिसिस कहां हुआ था, कोशिका के अंदर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किसमें बदल रहा है, पायरुविक एसिड में। 2 कण, 2 अणु पायरुविक एसिड के, तो क्या हो गया वो ग्लाइकोलिसिस। फिर वह पायरुविक एसिड में क्या मिला, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम मिलकर के कहां पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पर क्या घूमेगा, 2 चक्र घूमेंगे क्रेब साइकिल की, टीसीए साइकिल उसी का नाम है। तो वहां पर अब अपन को बताना है एक ग्लूकोज से अर्ध से एटीपी कैसे प्राप्त होती है, इसको समझना। एक ग्लूकोज से अर्ध से एटीपी में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब पायरुविक एसिड होता है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहाँ हो रही है, कोशिका द्रव में, उसमें कुल 10 एटीपी बनेंगे। कहाँ बनेंगे, ये जब चक्र बनाएंगे तब पता चलता जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में यानी कहाँ पर, कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में 10 एटीपी ऊर्जा बनेगी। ये 10 स्टेप होंगे, अभी बताएंगे। उसके ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेंगे। तो 10 एटीपी में 2 एटीपी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी कार्य करने में, एक के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी जैसे 9-10 स्टेज बटेगी, उसमें 2 एटीपी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, नष्ट। कितना फायदा हुआ, 8 एटीपी। अपन लोग क्या बता रहे हैं, एक ग्लूकोज के टूटने से अर्ध से एटीपी ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है। तो एक ग्लूकोज के टूटने से कितना लाभ हो रही है, ये ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी ऊर्जा बचत हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ईएमपी पाथवे, एम्बिडन मियरहा पर्नस पाथवे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को, जो कोशिका द्रव में हो रही है। एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक एसिड अणुओं में टूट गया, उसमें कितनी लाभ हो गई, 8 एटीपी। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या चीज मिला, ये ग्लाइकोलिसिस बन गया, मान लीजिए। ये क्या पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड से क्या होगा,
दो अणु पायरुवेक एसिड के बन गए कोशिका द्रव में। अब ये दो अणु क्या बनाएंगे, दोनों अणु चल रहे हैं, इसमें आपको बताया था एसिटाइल कोएंजाइम, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों में अलग अलग आएंगे एसिटाइल कोएंजाइम, ये एसिटाइल कोएंजाइम। इसमें जो है कितने, एक NADP, इसमें भी एक NADP। ऊर्जा लाभ होगा पायरुवेक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में मिल रहा है तो वो और ऊर्जा दे रहा है, एक NADP इससे मिलेगा, एक NADP इससे मिलेगा, यानी एक NADP बराबर 3 ATP, तो 3 ATP इसमें मिल गए और 3 ATP, क्योंकि एक NADP बराबर 3 ATP, तो 6 से लाभ हो गया। दो पायरुवेक एसिड थे, दोनों अलग जा रहे हैं, इससे 3 हो गए, इससे यानी 6 इसमें और मिल गए। पहले कितने थे, 8 ATP का लाभ हुआ था, 6 और मिल गए। समझा की बात, 6 ATP, 8 ग्लाइकोलाइसिस से प्रॉफिट हुआ था और 6 किसमें हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये दोनों कण कहां पहुंचे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुवेक एसिड विद एसिटाइल कोएंजाइम ये कहां पहुंचे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों कण पायरुवेक एसिड के अलग अलग घूम रहे हैं। अभी कितना टोटल हुआ इनका, 14। अब कितने होने चाहिए, 38 में से 14 घटाओ, समझा की बात। तो कुल मिला के 12 ATP का एक क्रेब चक्र में होगा और 12 ATP का दूसरे क्रेब चक्र में लाभ होगा। तो 12 ATP एक क्रेब चक्र में मिलेंगे और 12 ATP दूसरे क्रेब चक्र में। दो चक्र घूम रहे हैं, दो पायरुवेक एसिड थे और दोनों अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर गए और दोनों अपना अपना चक्र बना रहे हैं। तो 1 से 12 मिलेगी ATP और 12 1 से कुल कितनी हो गई, 24। पहले कितने हो गए थे, 6 ATP किससे मिले थे, ग्लाइकोलाइसिस से, 8 ATP ग्लाइकोलाइसिस से और 6 ATP एसिटाइल कोएंजाइम से। तो ये 14 ये हो गए थे। तो देखिए कितना हो गया, 8 और 38 हो जा गया। एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP का लाभ होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP प्रॉफिट हो रहा है, ये है 38 ATP। तो इस प्रकार से अब अपन को क्या पढ़ना है, ये तो हमने बायोडाटा बता दिया, इंट्रोडक्शन बता दिया। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या है, क्या क्या पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस में, कहां होती है क्रिया, ये होती है कोशिका द्रव में। एक ग्लूकोज के टूटने से 38 ATP जो लाभ हो रहा है उसमें से एक हिस्सा 10 ATP बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में या EMP पाथवे में 10 ATP बनेंगे, लेकिन 2 नष्ट हो जाएंगे। फायदा कितने होगा, 8 ATP का। तो ये कोशिका द्रव में कैसे बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 अणु पायरुवेक एसिड के, इसको चार्ट द्वारा समझिए। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस बता रहे थे, कोशिका द्रव में एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेक एसिड बनते हैं, उसमें 10 ATP में से 2 नष्ट हो जाती हैं, 8 का लाभ होता है। तो ये स्टेप है पूरे, इससे देखिए पायरुवेक एसिड के 2 अणु बन गए। ग्लूकोज जो भोजन से आया है, ब्लड के साथ पहुंचा कहां पर, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो वहां पर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये 6 फास्फेट बन गया, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फास्फोइनोल पायरुवेक एसिड, और लास्ट में क्या बनेगा, पायरुवेक एसिड। तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वें स्टेप पर क्या बना, पायरुवेक एसिड। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। या EMP पाथवे, एक ग्लूकोज के अणु से 2 अणु बन गए पायरुवेक एसिड। इस बनने की क्रिया को कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे कहते हैं। क्या क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, लिखते कैसे इसको, जैसे एक समीकरण नंबर 1 डालना है तो क्या लिखेंगे, ग्लूकोज
पूरा प्लस प्लस क्या हो जाएगा एटीपी, ये जो इस तरफ से जुड़ेगा और ये इसमें जुड़ेगा, एटीपी इस तरफ जो जुड़ रहा है वो जो निकल रहा है वो इसमें जुड़ेगा, ग्लूकोज प्लस एटीपी। गिब्स के ऊपर क्या लगा हेक्सो एंजाइम से हेक्सोकाइनेज, जो पहला एंजाइम है उसका नाम लिखेगा हेक्सोकाइनेज, इस एरो पर लिखेगा जाएगा हेक्सोकाइनेज। क्या बना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस एडीपी, ये देखिए एटीपी इसके साथ जुड़ेगा, एडीपी इसके साथ जुड़ेगा। ये पहला समीकरण हो गया जब ग्लूकोज में एक एटीपी ऊर्जा नष्ट हो रही है, 2 एटीपी का हमने बताया था ना कि 2 एटीपी ऊर्जा ग्लाइकोलाइसिस में नष्ट होती है, तो पहले और दूसरे स्टेप में नष्ट हो रही है। पहले में एटीपी से क्या बन रहा है एडीपी, दूसरे में एटीपी से एडीपी, ये दोनों जगह खर्च हो रही है। ये पहला समीकरण हुआ। दूसरा कैसे लिखो, दूसरा यहां से शुरू करना है, ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस क्या है इसमें एटीपी, इसके साथ एटीपी जुड़ेगा। गिब्स के ऊपर फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम, फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, क्या बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट प्लस एटीपी। एडीपी कहां से आ गया एटीपी इसमें होगा, एडीपी इसमें होगा, यानी जो ये वाला इसमें और ये वाला इसमें जुड़ेगा। ऐसे ही सभी समीकरण 10 समीकरण बन जाएंगे। इस बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें 8 एटीपी का देखिए कहीं एनएडीपी जा रहा है। एनएडीपी का मतलब 3 एटीपी जोड़ना पड़ेगा आपको, एक एनएडीपी बराबर 3 एटीपी है, तो कुल मिला के 10 एटीपी बन रहे होंगे। लेकिन 2 जगह पर क्या हो रहा है, दोनों जगह एक एक एटीपी का नष्ट हो रही ऊर्जा, तो कुल कितना प्रॉफिट हुआ 8 एटीपी का। इस क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 डाइफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और लास्ट में क्या बना पायरुविक एसिड। इस प्रकार से ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, जिसमें 38 एटीपी में से 8 एटीपी का लाभ हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 8 एटीपी का लाभ हुआ साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे पायरुविक एसिड से क्या हो रहा है, एसिटाइल को एंजाइम मिलते हुए कहां पहुंचेगा क्रेब चक्र में, और क्रेब चक्र क्रिया कहां होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये इसको अगले टर्न पर